नमस्कार दोस्तों। तो फिर से देखो, हम लोगों ने आर्टिकल्स 100 तक पढ़ लिया था। आप देखोगे मेरे चैनल पे, तो 100 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज पूरा आगे खत्म कर देते हैं, 365 तक पूरा इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन है 101। अनुच्छेद 101 क्या करता है? अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 101 तो कह रहा ना, स्थानों का रिक्त होना, स्थानों का रिक्त होना। देखो, आपने सुना होगा स्थानों का रिक्त होना। जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होती है ना, कि बहुत से सांसद जो होते हैं वो दो जगह से चुनाव लड़ते हैं, दो जगह से चुनाव लड़ते हैं। जैसे राहुल गांधी जी ने दो जगह से चुनाव लड़ा था। एक वायनाड से लड़े थे और एक लड़े थे कहाँ से, रायबरेली से। तो देखा गया कि वो दोनों जगह से चुनाव जीत गए हैं। तो देखो, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 101 कहता है कि नहीं, आपको एक ही जगह से आपको अपना सदस्यता बरकरार रखना होगा। मतलब संविधान ये कहती है कि एक जगह से आपको संविधान की जो सदस्यता है उसको त्याग पत्र देना होगा। वो भी त्याग त्याग पत्र 14 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपको दे देना होगा। समझ रहे हो ना? तो एक सीट वहां के खाली रह जाएगा। जैसे उपचुनाव देखते हो ना, होती है। तो उपचुनाव में यही होता है कि जहां पे भी सदस्यों की रिक्तियां हो जाती है, वो क्या हो जाती है, सीट खाली हो जाती है। ठीक है। तो यही बोला गया है कि कोई व्यक्ति दोनों सदन, या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति दोनों में चुना जाता है तो निश्चित रूप से किसी एक सदन में आपको त्यागपत्र देना होगा। अगर उस समय आप त्यागपत्र नहीं देते हैं तो दूसरी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और ये आपको आमतौर पे 10 दिन में आपको त्यागपत्र देना होता है। दूसरी है कि अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल या दोनों सदस्य बन जाता है तो उस अवधि में आपको पद छोड़ना होगा। ऐसा नहीं करते हैं तो सदस्यता आपकी रद्द मानी जाएगी। ठीक है। ये होती है। मतलब अनुच्छेद 101 यही कहता है कि यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय पे दो सदनों या दो से अधिक विधायिका का सदस्य नहीं रह सकता है। क्योंकि इससे क्या होगा ना, सत्ता का संतुलन और पारदर्शिता जो है वो बना नहीं रहेगा। ठीक है। मतलब बना रहेगा अगर आप एक जगह से रहते हो तो। ठीक है। तो ये हमारा अनुच्छेद 101 का था। देखो, अनुच्छेद 102 का था। देखो, हमने 84 में पढ़ा था, याद करो। 84 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि संसद का जो होती है ना, उसका क्वालिफिकेशन होता है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि उसकी डी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। मतलब कोई भी संसद को आप डिसक्वालीफाई कब कर सकते हो, मतलब उसको आयोग कब कर सकते हो, ये बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद आप देखोगे 84, तो 84 में यह कहा गया है कि किसी भी सदस्य की उसकी क्या होगा, क्वालिफिकेशन, कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 102 में कहा गया है कि उस सदस्य की अयोग्यता, मतलब किसी को आप अयोग्य कैसे ठहरा सकते हो, ये बोला गया। ठीक है। ठीक है। तो देखो, अनुच्छेद 102 में क्या कहता है। अनुच्छेद 102 में कहता है कि अनुच्छेद यह बताता है कि किसी कारणवश से कोई भी व्यक्ति या तो संसद का लोकसभा हो या राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता यदि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो अनुच्छेद 102 में यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बना रहेगा। बहुत सारे कारण हैं, जैसे वह भारत का नागरिक नहीं है तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, या कोई विदेशी नागरिक उन्होंने स्वीकार कर लिया है तो डिस्क्वालीफाई हो जाओ। जैसे मान लो कि आपने एमपी का चुनाव लड़ा। ठीक है। आपने एमपी का चुनाव लड़ा और आप जीत गए। ठीक है। तो आपकी तो सदस्यता बनी रहेगी अनुच्छेद 84 के तहत। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने सदस्यता को डिस्क्वालीफाई कब करेगी संविधान, तो कब करेगी, जब वो किसी विदेशी राज्य का नागरिक स्वीकार कर लिया हो। जैसे वो मान लो कि इंडिया में जीता और चला गया इंग्लैंड और उन्होंने इंग्लैंड की सदस्यता ले लिया, तो फिर आपकी एमपी का जो पद है वो खत्म हो जाएगा। या आप या कोई भारतीय नागरिक की सदस्यता आप बन गए, या कोई आप लाभ की पद पे हो तो भी आपकी सदस्यता रद्द की जाएगी।
या आप मानसिक रूप से क्या बोल रहे हो, डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, या आपको जो न्यायालय है ना वो आपको घोषित कर चुका है कि आप वैध रूप से ऐसा हो सकता है, या दिवालिया हो चुके हो, तो इस तरह में आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। ठीक है, या कोई आप भ्रष्टाचारी में फंस चुके हो, या चुनाव में अनियमितता आपको दिखाई दिया, या कोई आपराधिक सजा हो ये आपको, तो ऐसे केस में आप एमपी पद से हाथ धो सकते हो। लेकिन कुछ कंडीशंस है, ऐसा नहीं कि आप आसानी से सदस्यता रद्द हो जाती है। अनुच्छेद 102 में यही बताता है कि कोई भी व्यक्ति संसद सदस्य तभी रह सकता है जो वह भारत का नागरिक हो, सरकारी या लाभ का पद पे ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, दिवालिया ना हो, या किसी कानून के आयोग घोषित ना किया गया है, तो ये एमपी पद पे बना रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी को जो सर नेम था ना मोदी, उस पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, क्योंकि सजा जो थी वो 2 साल से ज़्यादा की थी, तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका दायर किया गया, तो फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं ये गलत है, आप किसी भी एमपी को इतना जल्दी आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हो, बहुत सारे टर्म कंडीशन होती है। तो फिर क्या किया गया, उनको सदस्यता बहाल कर दिया गया। तो ये अनुच्छेद 102 के तहत ही ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। मतलब ना किसी भी सांसद को आप डिस्क्वालीफाई कब कर सकते हो, तो बहुत सारे मतलब होती है, जैसे वो दिवालिया हो गया हो, मानसिक स्थिति उसकी सही ना हो, किसी कानून के तहत वो आयोग हुआ हो, धारा मतलब कोई धारा लगा हो, या कोई रेप केस में फंसा हो, या कोई बाहरी जाके दोहरी सदस्यता स्थिति कर लिया हो, तो ये सब जो है ना संविधान इसको क्या बोलते हो इसको अलाउ नहीं करता है। तो ये होती है। अब अनुच्छेद 103 क्या है, अनुच्छेद 103 कहता है कि सदस्य की क्या निर्भरता होनी चाहिए प्रश्नों को विनिश्चय करने का। देखो ये बोला गया है 103 के तहत, मूल प्रावधान में यही है कि यदि किसी संसद सदस्य की योग्यता और अयोग्यता पर विवाद होगा तो निर्णय कौन करेगा। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है ना कि मान लो 84 में तो इसका क्वालिफिकेशन है और 102 में इसका डिस्क्वालिफिकेशन है, और मान लो इस दोनों का निर्णय काफी जटिल हो जाए कि इसको क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय कौन करेगा। तो देखो इसकी निर्णय जो होती है ना वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, ये ध्यान रखना, निर्णय जो है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 84 के तहत उसकी क्वालिफिकेशन दिया गया है, और अनुच्छेद 102 के तहत उसकी डिस्क्वालिफिकेशन दिया गया है। और मान लो ये दोनों के बीच में, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के बीच में कोई प्रश्न चिन्ह आ जाता है, तो इसकी सॉल्यूशन कौन करेगा, तो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है, इसकी निर्णय राष्ट्रपति लेंगे। अब राष्ट्रपति निर्णय कैसे लेंगे, स्वयं नहीं लेंगे। जो राष्ट्रपति होते हैं ना वो निर्णय स्वयं नहीं लेंगे, बल्कि भारत के निर्वाचन आयोग जो है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनकी सलाह से ही ये निर्णय लेंगे, क्योंकि उन्हीं को तो योग्यता से वो किया गया है। तो ये अनुच्छेद 103 बताता है। ठीक है, सीधा समझो ना कि यदि किसी व्यक्ति की संसद सदस्यता का कोई भी संदेह हो या कोई विवाद खड़ा हो गया हो तो अंतिम निर्णय राष्ट्रपति ही लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेंगे वो निर्वाचन आयोग के सलाह पे कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 103 में बोला गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 104 देखो क्या कहता है। अनुच्छेद 104 कहता है जैसे हमारे संविधान में 99 जो है वो कोई भी एमपी हो उसको क्या किया गया है, संविधान में ओथ लेने की प्रक्रिया बताया गया है। तो यही बोला गया 104 में कि अगर अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा लेने से पहले आर्थिक नहीं हुए तो निर्धारित किए गए बैठने और मत देने की शक्ति। मतलब ना कि हमारे संविधान में क्या है ना, 99 शपथ से रिलेटेड है,
कि कोई भी हमारे जो एमपी होंगे, एमपी क्योंकि हम लोग संघ की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं ना, तो 99 में बोला गया है कि कोई भी एमपी होंगे उनको ओथ लेना होगा। जब भी आप नए सदस्य बनते हो तो ओथ लेना होगा। लेकिन बाई चांस आप ओथ नहीं लेते हो तो आपकी जो लोकसभा होगा या राज्यसभा होगा वहां तो आप बैठ नहीं सकते हो, मतदान नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कानूनी रूप से आप सदस्य नहीं हो, क्योंकि ओथ लेना एक कानूनी रूप हो जाता है। फिर भी आपकी सदस्यता समाप्त होने पर भी बैठता है और वोट लेना। या तो अगर आप नहीं लेते हो तो पता है पेनाल्टी फाइन देना पड़ता है। ये दंड का प्रावधान किया गया है। 500 रुपया प्रतिदिन जुर्माना भी लगाया जा सकता है उस प्रत्येक दिन जिस दिन से गलत तरीके से बैठा हो या मतदान किया हो। ठीक है, मतलब सरल भाषा में आप समझो ना, 104 में यही बोला गया है कि 99 के तहत जो भी आप ओथ लेते हो, अगर आप ओथ नहीं लेते हो तो आप पे लीगल कार्रवाई किया जाएगा। आप अगर ओथ नहीं लेते हो और आप संसद में जाके बैठते हो, कार्यवाही में भाग लेते हो, वोट देते हो, तो आपको 500 रुपया पर डे के हिसाब से पेनल्टी लग सकता है। ठीक है, दंड भी दिया जा सकता है, या आपकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। ठीक है, या तो अयोग्यता को खत्म भी किया जा सकता है। तो ये सिस्टम 104 में दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अनुच्छेद 105 देखो क्या कहता है। अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के सीमित शक्तियां और विशेष अधिकार। देखो ये बहुत ही मानो ना, तो जो हमारे सांसद साहब होते हैं, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदस्य होते हैं, वो उनको पूरा पावर दिया गया है। समझ रहे हो ना? जैसे देखते हो ना, हर समय बहस होती रहती है पार्लियामेंट में। कोई किसी पे कागज फेंक दिया, कोई किसी को आतंकवाद बोलता है, तो कोई किसी को गाली तक दे देता है। किसी को देखोगे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो गाली गलौज सब हो जाती है। तो पता है ये अनुच्छेद 105 के तहत उनको पावर दिया गया है कि आप कर सकते हैं ऐसा, आपको कोई नहीं रोक सकता। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों कहा गया है? देखो संविधान में इसलिए कहा गया ना कि आप बिना डर के, बिना डर निर्भय के आप स्पीच दे सकते हो पार्लियामेंट में और अपनी बात स्वतंत्र रूप से रख सकते हो। तो अनुच्छेद 105 में विशेष रूप से जो भी सांसद होते हैं, या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोकसभा को हो या राज्यसभा को, उन्हें पूरा अधिकार देता है कि आप बहस कीजिए, बातें कीजिए, अपनी भाषा में जैसे करना है कीजिए। लेकिन जो भी क्रियाकलाप होगा उसकी कोर्ट में नहीं ले जाओगे। जैसे वहां पे माँ बहन भी हो जाती है, कभी कभी आप देखोगे ना, तो मोदी जी को चोर चुड़हाल कुछ भी बोल दिया जाता है, या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के किसी भी सदस्य को देखोगे ना तो कुछ भी बोल दिया जाता है। तो बोलने का पूरा अधिकार है, और इसकी जो बातें होगी वो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो, ना इस पे कोई केस होगा। ठीक है, तो यही बोला गया है कि संसद और उसके सदस्यों को अधिकार और विशेष अधिकार दिया गया है, या तो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, एक जो भी कार्य के दौरान होगा उनको पूरा प्रिविलेंस दिया गया है। समझ रहे हो ना? ताकि वो स्वतंत्र, निर्भय, निष्पक्ष होके अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। आप कहोगे क्या सर लीगल एक्शन लिया जा सकता है? तो नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई इस पे नहीं किया जा सकता। आप किसी को आतंकवाद बोल दो, या किसी को डकैत बोल दो, या किसी को चोर बोलो, कुछ भी बोलो, कोई टेंशन नहीं है, सब माफ है। कानूनी रूप से कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता। ये संसद के अंदर की मैं बात बता रहा हूँ, आप जहाँ पे देखोगे संसद की कार्यवाही चलती रहती है वहां। अब आती है ना कि क्या सर संसद के जो अंदर में जो बोले जाते हैं लोग, उस पे किसी तरीका की अदालत में मानहानि की केस लगाई जाती है, या अपमान या मुकदमा नहीं चलाया जाता है, कुछ नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर कोई सांसद ने सरकार को तिखी आलोचना कर दिया, या किसी अधिकारी पर उन्होंने सवाल उठा दिया, तो क्या उस पे उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? तो नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब ना, जो पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग होता है ना, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। ठीक है, कोई कानूनी कार्रवाई इसका मतलब नहीं होता, देखोगे ना। हाँ, और 105 में ये भी बताया गया है, ये भी बताया गया है कि जैसे आप देखते हो ना कि जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं
वो आप देखोगे तो लोकसभा टीवी पर, राज्यसभा टीवी पर, समाचार पत्र पे, सरकारी प्रकाशन पे संसद की असली कार्यवाही दिखाते हैं। तो ये भी कानूनी के दायरा में आते हैं क्या? नहीं, ये सब कानूनी के दायरा में नहीं आते। कानूनी सुरक्षा के दायरा में आते हैं। ध्यान देना है कि अगर कोई झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाता है ना, तो उनको ब्रीच ऑफ प्रिवेंस माना जाता है, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, आप देखोगे ना तो ये विशेष रूप से क्या है, उनको पावर दिया गया है। तो क्या क्या पावर दिया गया है? संसद में चर्चा करने, वोट देने की स्वतंत्रता है, संसद की कार्यवाही में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षा है, संसद के भीतर अनुशासन बनाए रखने का भी अधिकार है। लेकिन ये सब जो है ना, ये सब माफ है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 105 में ये विशेष अधिकार उन लोगों को दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 106 कहता है कि संसदों का, जो भी संसदों है उनकी वेतन और भत्ते मिलेंगे। तो वेतन और भत्ते मिलेंगे तो इनकी बातें छोड़ दो, बहुत सारे वेतन और भत्ते मिलती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आती है अनुच्छेद 106। देखो 107 क्या है? 107 यहाँ पे नहीं है, मीन्स ना कि अनुच्छेद 107 जो है वो डिलीट है, डिलीट किया गया होगा, क्योंकि देख रहे हो ना 106 के बाद सीधे 108 आ गया है। तो हमारे संविधान में आप देखोगे ना तो शायद 107 जो है वो डिलीट हो गया। समझ रहे हो ना? नहीं, डिलीट नहीं होगा, इसमें दिया नहीं है, तो ऐसा नहीं कि डिलीट हो गया होगा। ठीक है, देखो 107 जो है ना, वो संसद में विधेयक, बिल बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है कि कैसे कैसे कोई बिल बनाया जाता है। जो बिल विधेयक होते हैं ना, बिल, जो हमारा बिल होता है, बिल से ही तो वो राष्ट्रपति जो साइन करते हैं तो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो ये बिल का प्रोसीजर जो है ना, वो 107 में बताया गया है कि संसद में किस प्रकार का बिल होगा, जो लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, धन विधेयक का अलग, इस तरह से। तो 107 का पूरा बताया गया है। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 107 इसमें दिया ही नहीं है। तो मैं तो बता दिया कि बिल से प्रोसीजर के अनुसार ये है कि कैसे बिल को प्रोसीज करके पास किया जाता है। समझ रहे हो ना? ये तो काफ़ी मतलब ना ये होती है, ये 107 में है। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना, कोई भी बहुत सारे जो भी एमपी होते हैं वो बिल लाते हैं बिल लाते हैं, या तो वो राज्यसभा में लाते हो या लोकसभा में लाते हो, या ठीक है, यही होती है। 107 में पूरा डिटेल है कि किस तरह से प्रोसीड किया जाएगा बिल को पास कराने में, लोकसभा से, राज्यसभा से, मतलब क्या रूल होनी चाहिए, कैसे बिल को प्रोसीजर करना चाहिए, क्या प्रोसीजर होती है, ये पूरा शो किया गया है 107 में। अब आती है 108। देखो 108 जो है ना, ये कह रहा है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, देखो क्या होती है ना, कभी कभी दोनों सदनों में जो लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है उसके बीच में मतभेद आ जाता है, तो ये ज्वाइंट सिटिंग बताने की प्रक्रिया होती है। आप कहोगे कि ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है? तो ये विधायी प्रक्रिया को संतुलित करना इनका काम होता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा के बीच कोई भी विधेयक है, बिल है, वो डिसएग्री हो गई हो, मतलब ना कि दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा हो, तो इस परिस्थिति में जो राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। ठीक है, कब मतलब ना कब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? बहुत सारे होती है इसकी कंडीशन। जैसे मान लो कि जो लोकसभा अध्यक्ष है ना, उसकी अध्यक्षता में भी अध्यक्षता करवाई जाती है, उसी से बैठक बुला सकते हैं। लेकिन निम्न बहुत सारे, जैसे राज्यसभा में कोई विधेयक को अस्वीकार कर दिया हो, लेकिन दूसरा सदन जो है ना राज्यसभा में उसे अस्वीकार कर दिया हो। जैसे मान लो कि लोकसभा ने शिक्षा सुधार पे एक बिल पारित किया, लेकिन राज्यसभा ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तब राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, दोनों सदनों के जब भी मतभेद होता है ना, तो दोनों सदनों के किसी भी विधेयक को क्या बोलते हैं, देखो इसमें एक चीज समझना, मतभेद हो जाए, लेकिन एक चीज समझना कि ये संयुक्त अधिवेशन हम क्या बोलते हैं, संशोधन विधेयक में नहीं बुला सकते। संशोधन विधेयक, जैसे मान लो कि अगर हमारे संविधान में कोई संशोधन करना हो, तो वहां पे आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हो।
मनी बिल पे आप संशोधन नहीं बुला सकते हो संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। लोकसभा का ये प्रावधान है कि राज्यसभा को उसे स्वीकार कर दे, तो मतभेद हो तो हम बना सकते हैं, ठीक है, या बिल रोक दे। बहुत सारे ऐसे होती है ना कि राज्यसभा कभी कभी 6 महीना तक कोई भी बिल को पास ही नहीं करने देती या उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं करती, तो राष्ट्रपति ऐसे केस में संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर वो अनुपस्थित हो तो फिर उपाध्यक्ष करते हैं, ठीक है। अगर वो भी अनुपस्थित हो तो फिर राज्यसभा के जो उपसभापति होती है ना, वो करते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो ना। बुलाने का काम राष्ट्रपति को है, लेकिन अध्यक्षता करने का काम लोकसभा अध्यक्ष को है। अगर वो अनुपस्थित है तो फिर उपाध्यक्ष को है। अगर वो अनुपस्थित है तो फिर ड्यूटी चेयरमैन को किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो अब है ना कि क्यों बुलाते हैं, तो चर्चा किया जाता है, संशोधन और मतदान किया जाता है, ताकि दोनों के बीच में तालमेल बैठे और बिल पारित हो जाए, ठीक है। यही होती है। अब है ना कि कब कब हम संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं, मतलब ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाते हैं, तो कोई धन विधेयक होगा, आप तो ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुला सकते हो। अगर कोई संशोधन विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो भी आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। तो बुलाने की प्रक्रिया है, कब बुलाए जाते हैं, तो साधारण बिल विधेयक होती है ना, तो बुलाया जाता है, ठीक है। अब है अनुच्छेद 109। देखो अनुच्छेद 109 है, वो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दिया गया है। अब आती है कि धन विधेयक होता क्या है। तो धन विधेयक जो है ना, सरकार की एक बिल होती है, जिसमें सरकार का खर्चा, टैक्स के कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, ये सब बिल होती है। तो ये सब बिल जानते हो ना, संयुक्त, पहले तो संयुक्त अधिवेशन ही बुला सकते हो। दूसरी बात है कि ये राज्यसभा रोक नहीं सकता इस बिल को। अगर रोकता भी है तो मैक्सिमम 14 दिन ही रोकेगा, इससे आगे नहीं जा सकता। तो ये होती है अनुच्छेद 14, मतलब सॉरी 109। मतलब ना धन विधेयक के जो भी प्रक्रिया है ना मनी बिल का, वो बताया गया है कि राज्यसभा की भूमिका इसमें क्या होती है, ये बताया गया है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो भी धन विधेयक होती है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोकसभा में पेश कर सकते हैं। राज्यसभा में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। सिर्फ 14 दिन उस बिल को रोका जा सकता है, ठीक है। तो धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। राज्यसभा विधेयक को क्या करती है, सुझाव दे सकती है, सजेशन दे सकती है, लेकिन उसका निर्णय नहीं ले सकती, ठीक है। अगर वो पारित नहीं भी करती है तो मैक्सिमम 14 दिन तक उस समय को रोक सकती है, ठीक है। राज्यसभा क्या क्या कर सकती है, राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है, कोई भी अगर रिकमेंडेशन देना है तो दे सकती है, या उसको संशोधन के लिए कुछ अगर चेंज करना हो तो सुझाव दे सकती है, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकती। ये पावर राज्यसभा के पास नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना। और अंतिम निर्णय जो भी लेने का होता है ना, वो कौन लेते हैं, तो ये लेते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, वो लेते हैं, ठीक है। लोकसभा के पास ही होता है, ठीक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति तो देना तय होती है। देखो एक चीज और समझो, धन विधेयक में भी, देखो एक चीज और समझो, धन विधेयक और संशोधन विधेयक, राष्ट्रपति जो है ना वीटो पावर नहीं लगा सकते। आगे पढ़ेंगे वीटो पावर, तो राष्ट्रपति वीटो पावर यहाँ नहीं लगा सकते। एक संशोधन हुआ था, 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा राष्ट्रपति जी संशोधन विधेयक को हर हाल में पास कर देते हैं, ठीक है। अब आती है ना कि मनी बिल क्या होता है। तो देखो मनी बिल जो है ना, वो आपको पता है ना कि धन विधेयक की परिभाषा देखो यहाँ दिया गया, इसकी तो प्रावधान दिया गया कि धन विधेयक का विशेष संबंध की प्रक्रिया दिया गया है अनुच्छेद 109 में, लेकिन 110 में उसकी परिभाषा ही दे दी गई है। देखो अनुच्छेद 110 में ये कहता है ना कि धन विधेयक है क्या। तो देखो धन विधेयक होती है ना, जैसे टैक्स निर्धारित करना, ये सरकार का काम है, वो भी लोकसभा का, बढ़ाना घटाना ये भी है, ये मनी बिल के अंतर्गत आता है। भारत में कोई संचित निधि से फंड निकालना हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंड होता है ना, वहां से अगर कोई पैसा निकालना हो तो ये भी मनी बिल में आता है। भारत की जो भी सार्वजनिक निधियां होती है, जैसे ऋण लेना, ऋण देना, या एक्सपेंडिचर जो भी सरकार के खर्चे होते हैं, वो सब मनी बिल के अंतर्गत आता है, ठीक है।
तो ये बिल सरकारी धन है, कर व्यवस्था संबंधित होता है मोस्टली, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास किया जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा समझो ना कि धन विधेयक वो होती है ना जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, और ये धन विधेयक होता है, लोकसभा में इसे पारित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पूरा डिटेल पढ़ लिया, 110 का परिभाषा भी पढ़ लिया। 110 की विशेष अनुमति देखो क्या होती है ना, 110 में सॉरी 111, हाँ 111, देखो ये जो है ना वीटो पावर है, वीटो, ये वीटो पावर है राष्ट्रपति का। 111 जो है ना राष्ट्रपति का वीटो पावर है। देखो अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा डिटेल। देखो वीटो पावर तो आपको पता है क्या होती है। देखो हमारे संविधान में राष्ट्रपति को एक वीटो पावर दिया गया है। ठीक है, मान लो देखो राष्ट्रपति जी के पास दो ऑप्शन होते हैं, मतलब राष्ट्रपति जी कब कब वीटो पावर लगा सकते हैं और कब नहीं। ठीक है, समझो, जैसे मान लो एक तो बिल क्या हुआ, संसद से आया, संसद से आया, संसद से आया। अब संसद से आया तो राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन होते हैं, राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि जो भी बिल आया है उस पर सहमति दे दे, मतलब सिग्नेचर कर दे, तो बिल क्या होगा, बिल जो होगा वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, दूसरा राष्ट्रपति रिकमेंड करे, सुझाव दे कि आप इसको संशोधन कीजिए, इस पे कोई पूर्ण विचार कीजिए। लेकिन ध्यान रहे अगर राष्ट्रपति ने पूर्ण विचार के लिए भेज दिया और फिर से राष्ट्रपति के पास वापस आ गया तो फिर से उनको साइड करना पड़ता है। ये दो दो ऑप्शन हो गए। एक होती है ना कि राष्ट्रपति कोई ऑप्शन ही ना दे, मतलब ना वीटो लगा दे। वीटो भी तीन तरह की होती है, जैसे देखो आपने सुझाव दिया तो ये भी एक तरह का वीटो है। एक होती है वीटो ना कि उनको कोई जवाब ना दे, मतलब एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है, उसको रिजेक्ट कर दे, राष्ट्रपति के पास ये पावर है, उसको रिजेक्ट कर दे। और दूसरा तीसरा पॉकेट वीटो होता है, जो राष्ट्रपति तो बिल को कुछ जवाब ही ना दे, वर्षों महीने सालों लग जाए कोई जवाब ना दे, तो पॉकेट वीटो होता है। अब प्रश्न आता है ना कि क्या वीटो हर जगह लगाया जाता है, तो नहीं, वीटो सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक पे लगाया जाता है। कोई अगर मनी बिल हो या संशोधन विधेयक हो, कोई भी अमेंडमेंट हो, तो राष्ट्रपति महोदय जी वहाँ वीटो पावर नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 24वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना वो राष्ट्रपति के पास अगर आता है उनको साइन करना मजबूरी है, ये बात बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो था संसद वाला, राष्ट्रपति महोदय जी को वीटो लगाना। कभी कभी क्या होती है ना कि राष्ट्रपति के पास राज्यपाल वाला भी आ जाता है विधेयक। जैसे जैसे आपने हाल फिलहाल में केस सुना होगा, 2-4 महीना हो गए, तमिलनाडु वाला केस था। तमिलनाडु वाला केस में था ना कि तमिलनाडु के जो बिल थे बहुत सारे, वो राज्यपाल के पास पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो राज्यपाल जो थे वो साइन ही नहीं कर रहे थे, और बहुत इम्पोर्टेंट बिल था। तो तमिलनाडु सरकार ने बोला कि ये तो गलत है, हमारा बहुत सारे ऐसे विधेयक है जो लोग जन कल्याण के हित में है, और राज्यपाल तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट थी वो चली गई सुप्रीम कोर्ट, और जब सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब कर दिया, राज्यपाल को पूछ दिया कि आपके पास कोई अधिकार नहीं कोई भी बिल को आप रख सके। तो देखो राज्यपाल के पास एक है 200 जो राष्ट्रपति के पास भेजेगा, और 201 है जो राष्ट्रपति उस पर डिसीजन लेगा। समझ रहे हो, कोई भी अगर बिल कोई भी ये विधानसभा से अगर राज्यपाल के पास आती है तो राष्ट्रपति को 200 अनुच्छेद 200 के तहत भेजना होगा, और वो 201 के तहत राष्ट्रपति डिसीजन लेगी। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। समझ रहे हो आप? हाँ, तो ये वीटो पावर जो होती है ना वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो अनुच्छेद 111 क्या है, वीटो पावर है। देखो मैंने पूरा डीपली पढ़ा दिया, समझा दिया। अगर जो बच्चा पढ़ा होगा पॉलिटी को अच्छे से तो मेरी बात को ध्यान से समझ रहा होगा, और जो कभी पढ़ा ही नहीं होगा या ऊपर ऊपर पढ़ा होगा वो नहीं समझ रहा होगा, क्योंकि ये भाई वीडियो मैं सिर्फ रिवीजन पर्पज से बना रहा हूँ। समझ रहे हो ना, यहाँ पे दरोगा के लिए बनाया जा रहा है। और अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो मेरे पास अभी तो समय नहीं है कि मैं डिटेल इसको पढ़ाऊँ,
बट मैं पढ़ाऊंगा, एक समय पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये होती है 111 जो है वो विधेयक का अनुमति है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो विधेयक की अनुमति मतलब विटो, यहाँ पे है विटो, विटो पावर यही इसी से लगाया जाता है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया कि कब राष्ट्रपति जी अस्वीकार करेंगे, कब करेंगे, तो ये वीटो पावर ही होता है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि कब क्या नहीं कर सकते हैं, कौन कौन सा ऐसा होती है जहाँ पे नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला है, अब आती है कि अनुच्छेद 112। देखो अनुच्छेद 112 जो है ना वो वार्षिक वित्तीय वितरण है। देखो हमारा देश में आप देखते हो ना हर साल जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर कोई हो, वो हर साल बजट पेश करता है। जो मतलब ना टारगेट तैयार किया जाता है सरकार के द्वारा कि हम कितना खर्च करेंगे, कितना पैसा कहाँ पे खर्च होगा, एजुकेशन पे कितना होगा, सड़क पे कितना करेंगे, डिफेंस में कितना होगा, ये सब की पूरा डाटा जो है ना वो तैयार किया जाता है, एक साल का लेखा जोखा, ठीक है। तो वार्षिक बजट इसी को बोलते हैं। तो हमारे अनुच्छेद में वार्षिक वितरण की बात किया गया है, ये है जो अनुच्छेद 112 में, ठीक है। तो सिंपल समझो ना कि एक वित्तीय वर्ष जो होती है हमारे देश में, वित्तीय वर्ष कब चलती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। तो वार्षिक जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना कि जिसमें सरकार जो होगी वो आमदनी कितना करेगी और खर्चा कितना करेगी, कितना वो एस्टिमेशन होगा, उनका टारगेट होगा, वो पूरा तैयार होती है। देखो सरकार जो है ना वो भी तो पैसा कमाती है ना आम पब्लिक से, जैसे टैक्स से कमाती है, कहीं से लोन लेती है, कोई सरकारी बॉन्ड को बेचती है, बहुत सारे प्रक्रिया के तहत सरकार जो होती है ना वो का पैसा कमाती है, ठीक है। मतलब सरकार कितना आय रेवेन्यू कितना जनरेट करेगी एक साल में और कहाँ कहाँ खर्च करेगी, ये सब बजट में बताया गया। तो ये अनुच्छेद 112 में है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्योंकि देखो अब बजट में भी बहुत सारे प्रक्रिया होती है। जैसे बजट के आप देखोगे ना तो 3 श्रेणियां होती है। एक तो कॉन्सिलेटेड फंड होता है, जहाँ पे सरकार जो होती है ना वो सारी आमदनियां और सारी जमा होती है। एक पब्लिक अकाउंट होता है गवर्नमेंट की। और एक आप देखोगे ना तो आपातकालीन निधि होता है, जहाँ पे राष्ट्रपति उस फंड को नियंत्रित करते हैं। जैसे मान लो कि कोई देश में, हमारे देश में कहीं आपदा आ गया और अचानक पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो भाई उसको तो सहायता करना पड़ेगा ना। जैसे हाल फिलहाल पंजाब में आया, तो पंजाब को पैसा कैसे मिला होगा, आकस्मिक निधि वाला आपातकालीन जो निधि है ना फंड, वहां से पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब आती है कि अनुच्छेद 113 क्या कहता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो अनुच्छेद 113 कहता है कि संसद में प्रांकलनों के संबंध की प्रक्रिया। देखो अनुच्छेद 113 जो है ना ये समझो, मान लो कि अनुच्छेद 112 के तहत कोई भी वार्षिक वित्तीय विवरण तो सरकार ने तैयार कर दिया, ठीक है। और सरकार जो है ना अब क्या करेगी, हर डिपार्टमेंट जो होगी वो डिमांड करेगी। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट कहेगा मुझे इतना पैसा दो, फाइनेंस मिनिस्टर ये क्या बोलते हो जो नितिन गडकरी है ना रोड मिनिस्टर, वो कहेगा मुझे इतना पैसा दो। सब अपने अपने जो भी डिपार्टमेंट है ना, जो भी मंत्रालय है, वो डिमांड करेंगे कि भैया हमको इतना पैसा दीजिए, तभी तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो सरकारी खर्च का जो भी एक्सपेंडिचर होता है ना, बिना वोट के खर्च किया जा सकता है, ये होती है विशेष प्रक्रिया के द्वारा। तो ये मतलब बताया गया है कि संसद की जो भी प्रांकलन से संबंधित प्रक्रिया है ना, वो यहाँ पे अनुच्छेद 103 में बताया गया, 113 में। जो भी डिमांड ऑफ ग्रांट्स होती है ना बजट की प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है, ये 113 में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मतलब ना सिंपल ये बोला गया है ना 113 में कि लोकसभा के जो भी वोट होंगे ना बिना खर्चे के नहीं किया जा सकता। इस खर्चा को आपको चार्ज करना होगा और आपको बताना होगा। डिस्कस होती है, हर चीज का प्रोसेस होती है, ठीक है। समझ रहे हो ना, क्योंकि हर मंत्रालय जो होती है ना वो डिमांड करती है, ठीक है। अब आती है कि 114। देखो 114 कहता है
विनियोग विधेयक। देखो ये क्या होती है समझते हैं। जैसे मान लो बजट तैयार हो गया, 113 के तहत हर एक फाइनेंस मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर सबको अपना फंड दे दिया गया। अब आती है कि अनुच्छेद 114, मान लो कि संसद ने बजट पेश कर दिया 112 के तहत, 113 के तहत जो भी मांगे थी वो दे दिया गया, लेकिन कुछ पैसा वास्तव में कानूनी सहमति से होती है। जैसे इसको बोला जाता है अनुदान विधेयक। जैसे पहला पहला चरण में बजट पेश किया गया, दूसरा चरण में मंत्रालय को कितना पैसा देना था दे दिया। अब तीसरा चरण है ना कि उसको कानूनी रूप दिया जाए। ऐसे नहीं कि आपको पैसा दे दिया गया, ले रे पैसा चल खर्चा कर दे, नहीं। पैसे निकालने के लिए, आपको निकालने के लिए, अगर आपको पैसा निकालना है, जो भी फंड मिला है अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको अनुच्छेद 114 की हेल्प लेना होगा। तो अनुच्छेद 114 कहता है ना कि जो भी आपकी 114 है, इसके लिए आपको अप्रोप्रिएट बिल संसद में पेश किया जाता है। जो भारत की संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति होती है। इस बिल में क्या होती है ना कि जो भी खर्चे होती है, आपने कितना खर्च किया, कितना चार्ज किया, क्या किया, सब लिखा होता है। ठीक है, ये होती है। जैसे मान लो कि लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय ने 1000 करोड़ मंजूरी दी, और सरकार को खर्च तभी कर सकती है जब अनुदान विधेयक पारित हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनुच्छेद 114 को हेल्प लेना होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया ना? 114, 112 में बजट तैयार हुआ, 113 में पैसा अलॉटमेंट हो गया हर मिनिस्टर को, हर डिपार्टमेंट को, लेकिन 114 के तहत उस पैसा को निकालना होगा। ठीक है, मतलब ना जो भी सरकार संसद अनुमति देगी ना देश की संचित निधि से पैसा खर्च कर सकती है, यह अनुदान विधेयक होती है के जरिए की जाती है। ठीक है, तो ये 114। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 100 देखो 115 क्या कहता है, देखो 115 कहता है ना, सीधा समझो ना 114 में संसद की मंजूरी के बाद ही सरकार को पैसा खर्च करने की अनुमति होती है, ऐसे आप नहीं कर सकते। ठीक है, अनुच्छेद 115 देखो क्या कहता है कि अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान। देखो 112 में बजट तैयार हुआ, 113 में हर डिपार्टमेंट को पैसा मिल गया, 114 में आपने विनियामक विधेयक से उस पैसा को आपने निकाल लिया। लेकिन प्रश्न उठता है कि आपको पैसा दिया गया 2000 करोड़, समझना, आपको एजुकेशन को सुधारने के लिए 2000 करोड़ दिया गया और खर्च हो गया 2200 करोड़। तो जो 200 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च हुआ है वो फिर आप कहाँ से जाओगे, घर से तो आप पैसा लगाओगे नहीं। इसके लिए 115 का फैसिलिटी किया गया। मतलब ना कि जब सरकार के बीच में अतिरिक्त खर्च या नया खर्च करना पड़ता है जो पहले बजट में शामिल ही नहीं था, जो आपने मेंशन ही नहीं किया था, तो संसद क्या करती है, एक नई अनुमति लेना पड़ता है। मतलब अनुच्छेद 115 के तहत आपको लेना होगा। जैसे बजट में अनुमान से ज्यादा खर्च हो गया, मतलब मान लो कि टारगेट किया था कि एजुकेशन में हम 2000 करोड़ खर्च करेंगे और खर्च हो गया 2200 करोड़, तो जो 200 करोड़ हुआ वो कहाँ गया, 200 जो करोड़ एक्स्ट्रा खर्च हुआ वो आपको जो भी पहले से पैसा स्वीकृति किया गया था ना वो और मिलेगा आपको। ठीक है, इसी को बोला जाता है सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट। ठीक है, देखो ये वित्त मंत्री संसद में ग्रांट पेश करते हैं और लोकसभा में वोट होती है। ठीक है, और पारित होने के बाद ही अनुदान विधेयक में जोड़ा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया के तहत किया जाता है। मतलब सिंपल समझो ना 115 क्या है कि जब बजट से ज्यादा या नया खर्च करना हो तो संसद को अतिरिक्त आपको मंजूरी लेना होगा, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 116। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नहीं 115, अनुच्छेद 116 देखो क्या कहता है। अनुच्छेद देखो 116 कहता है लेखा अनुदान, पर्यावरण अनुदान,
आप अपवाद अनुदान, देखो बजट बन गया, 113 के तहत आपने पैसा पूरा सब डिपार्टमेंट को बांट दिया, 114 के तहत विनियोग विधेयक के तहत वो पैसा निकाल लिया गया, लेकिन 115 के तहत जो भी टारगेट दिया गया था उससे पैसा ज़्यादा खर्च हो गया। तो 116 में कहा गया है कि जब भी बजट पारित करने में समय लग, देखो कभी कभी क्या होती है ना कि बजट में समय लग जाता है, बहुत सारा समय लग जाता है, 2 महीना 3 महीने लग जाता है। और मान लो सरकार को अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए, जैसे बहुत सारा पैसा की जरूरत पड़ता है ना, पेंशन देना हो, सैलरी देना हो, या बहुत सारे पैसे सरकार को खर्च करना पड़ता है, तो भैया वो पैसा कहाँ से लाएगा? तो यहीं से लाता है। अनुच्छेद 116 के तहत एक लेखा अनुदान बनाया गया है, परना अनुदान बनाया गया है, अपनान अनुदान बनाया गया, मतलब अपना घर चलाने के लिए। ऐसा समझो कि जब संसद को पूरा बजट पारित करने में काफी समय लग जाता है और जब सरकार उस समय तक चलाने के लिए अस्थायी खर्च की अनुमति दी जाती है, तो ये अनुच्छेद 116 में बताया गया। ठीक है, जैसे लेखा अनुदान से, वोट ऑफ क्रेडिट से, बहुत सारे ऐसे होती है ना कि 3 प्रकार से उनको अस्थायी मंजूरी मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, क्योंकि बजट तो बना नहीं है, अभी समय लग रहा है। जैसे मान लो बजट बनना है फरवरी में और भारत सरकार को पैसा की जरूरत पड़ गया है दिसंबर में, तो दिसंबर जनवरी फरवरी 2 महीना बाद पैसा फंडिंग होगा सब डिपार्टमेंट को इधर उधर, और 2 महीना तक तो सरकार बैठेगी नहीं, पेंशन भी देना है, सैलरी भी देना है, जो लोन लिया है उसका ब्याज भी देना है, तो पैसा कहाँ से लाएगा? तो ये अनुच्छेद 116 के तहत लाता है। और ये जो है ना सरकार के कुछ महीने, जैसे 2 महीने 3 महीने के लिए खर्च करने के लिए अनुमति मिलती है, या कोई इमरजेंसी में कोई तुरंत धन की आवश्यकता हो तो मिलती है। जैसे मान लो युद्ध हो गया, जैसे भारत पाकिस्तान से युद्ध था, हो गया, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गया हो, या राष्ट्रीय संकट हो गया हो, तो इस स्थिति में 116 को पैसा यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब सीधा कहो ना कि संसद की अनुमति जरूरी होती है, बिना संसद की मंजूरी की कोई भी खर्च आप राशि खर्च नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। जैसे मैंने बताया ना कि मान लो कि अप्रैल में बजट होगा और पैसा की जरूरत पड़ गया मार्च में, तो बहुत दिक्कत है ना, तो इसलिए 2 महीने तक पैसा कहाँ से लाएगा? पेंशन देना है, वेतन देना है, तो कैसे होगा? ये होती है। तो अनुच्छेद 116 में यही कहा गया है। आप कह रहा ना कि 117 में वित्त विधेयक के विशेष अनुबंध किया गया है। 117 में देखो, 110 में क्या, देखो 109 में क्या था कि उसकी जो धन विधेयक है उसके विशेष प्रक्रिया बताया गया है कि कैसे कैसे कहाँ पेश किया जाएगा। धन विधेयक 110 में उनकी परिभाषा ही बता दिया गया है कि 110 में धन विधेयक कौन कौन से धन विधेयक होंगे, लेकिन 117 में बताया गया है सिंपल में, सरल शब्दों में, कि जब भी संसद में कोई ऐसा बिल जो सरकारी धन का हो, जैसे पब्लिक मनी हो, टैक्स का हो, एक्सपेंडिचर का हो, ये सब बिल मतलब फाइनेंशियल बिल कहलाएगा, और सब राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत होगी। ठीक है, ये वित्त विधेयक है। देखो 110 में उनकी परिभाषा है, केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा सुझाव दे सकती है, अंतिम निर्णय लोकसभा के पास है। लेकिन 117 में कहा गया ना कि इससे जो भी धन से जुड़े विषय भी होंगे ये पूरी तरह से मनीबुल नहीं हो सकता है, इनके लिए कभी कभी राष्ट्रपति की अनुमति लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे यह विधेयक सरकार की टैक्स हो सकती है, ड्यूटी हो सकता है, फी हो सकता है, एक्सपेंडिचर हो सकता है। ठीक है, तो ये सब फाइनेंशियल बिल हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये है 117 में, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। देखो फिर से यहाँ पहले हम लोग यहाँ तक पहले कर लेते हैं, फिर रिवीजन कर लेंगे। देखो 118 में क्या बोला गया है? 118 कर प्रक्रिया के नियम। क्या है प्रक्रिया के नियम? कौन सा प्रक्रिया? तो जो प्रक्रिया होती है ना वो होती है कार्य संचालन का। जैसे आसान भाषा में समझो कि जो भी संसद के कार्य होती है उनकी रूल रेगुलेशंस बनाया जाता है। देखते हो ना, राज्यसभा में बैठकें होती है, लोकसभा में बैठकें होती है, जो कार्य का संचालन होता है, आप देखते हो यूट्यूब पे या टीवी पे।
तो सरल शब्दों में बोलो ना कि जो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, अपने अपने कार्य जो वर्क प्रोसीजर होती है ना, रूल और नियम, वो बनाने की प्रक्रिया 118 में दिया गया है। मतलब ना कैसे बैठक चलेगी, कौन बोलेगा, किस प्रस्ताव को कैसे रखा जाएगा, वोटिंग कैसे होगी, ये सब नियम जो है ना वो लोकसभा और राज्यसभा खुद तय कर लेती है। ठीक है, इसके लिए किसी तरीका का कोई संशोधन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब ना दोनों सदनों अपने नियम खुद बना लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का ये पूरा अधिकार दिया गया है कि अपनी बैठकें, चर्चा, कार्यवाही, जो भी रूल और प्रोसीजर है ना, वो अनुच्छेद 118 के तहत पूरा किया गया। ठीक है, समझ रहे हो ना। लेकिन ये समय ये देखो, ये बात जानते हो, राष्ट्रपति के नियम बनाने की शक्ति है। मान लो कि पहले बैठक में अगर राष्ट्रपति अस्थायी रूप से बन सकता है तो खुद नियम बना लेती है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा ना तो स्पीकर का और चेयरपर्सन का ज्यादा भूमिका होता है। देखते हो ना, जैसे लोकसभा स्पीकर क्या करती है, बहुत बड़ा उनका अहम रोल होती है। देखते हो ना, वो सारे सांसदों को कंट्रोल करती है, पूरा रूल रेगुलेशंस पूरा बताती है सारे, कि ऐसे चलेगा, ऐसे संसद की कार्यवाही कैसे चलेगा, आप बिना मतलब के कुछ भी बोल रहे हो, ये सब रूल और रेगुलेशन जो है ना वो 118 में बताया गया है। अनुच्छेद 119 में कहता है संसद में वित्तीय कार्य संबंधित जो भी विधि प्रक्रिया का विनिमय होगा। जैसे 118 के तहत जो भी विधि बना, अब मान लो कि विधि बनाने में ऐसा तो नहीं कि पैसा नहीं लगेगा, बहुत सारे पैसे खर्चे होती है, बहुत सारे कुछ होती है ना, तो ये अनुच्छेद 119 उनको परमिशन देता है कि आप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, उनको फंडिंग किया जाता है संसद से। जैसे बजट, अनुदान, खर्च, बहुत सारे जो होती है ना वो सब अनुच्छेद 119 के तहत किया जाता है। जैसे मान लो कभी कभी देखोगे ना तो लोकसभा और राज्यसभा में परमानेंट जॉब भी निकलता है, तो भैया परमानेंट जॉब निकलेगा ट्रांसलेटर का, बहुत सारी चीज़ों की, तो अनुच्छेद 110 के तहत क्या किया जाता है, सॉरी 119 के तहत किया जाता है। ठीक है, मतलब सिंपल समझो ना कि लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर जो भी वित्तीय समिति बनाया जाता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, पब्लिक अकाउंट कमेटी बनती है, एस्टिमेटेड कमेटी बनाया जाता है, ये सब अनुच्छेद एक 119 के तहत बनाया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद देखो 120 में बहुत इंपॉर्टेंट है, 120 पढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में थोड़ा सा रखना होगा। देखो अनुच्छेद 120 कहता है ना कि संसद में प्रयोग होने वाली भाषाएं, देखो हमारे देश में आपको पता है कि भारत में अनुच्छेद अनुच्छेद नहीं अनुसूची 8 में आप देखोगे ना तो 22 भाग है, मतलब 22 अनुच्छेद सॉरी लैंग्वेज है ना, सारे तरह के लैंग्वेज है। लेकिन क्या प्रश्न उठता है कि आप 22 लैंग्वेज यूज कर सकते हो, तो नहीं, हमारे जो भी संसद की जो भाषाएं होती है ना वो हिंदी या अंग्रेजी भाषा होती है, उसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में जो भी काम काज होगी, बहस होगी या रिकॉर्ड जो भी होगा, वो या तो हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा। अब प्रश्न उठता है कि सर हमारे संविधान में तो 22 भाषाएं हैं, तो क्या दो ही भाषा होगा? हाँ बिल्कुल, दो ही भाषाओं को आधिकारिक भाषाएं माना गया। संसद में केवल दो भाषाएं पे ही कार्रवाई होती है, हिंदी और अंग्रेजी। मतलब कोई भी संसद चाहे तो हिंदी में या कोई अंग्रेजी में बोले, दोनों स्वीकार है। अब आती है कि सर मैं हिंदी में ना बोलूं, ना मुझे हिंदी आती है ना मुझे इंग्लिश आती है, तो क्या मैं बोल पाऊंगा? हाँ बोल सकते हो, लेकिन इसकी अनुमति लेना होगा। अगर कोई सांसद सदस्य कोई ऐसी भाषा बोलना चाहता है जो नहीं समझ पाते हो या उनको समझ में नहीं आता हो, तो देखोगे ना तो ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे मान लो कोई बंगाली है, उसको हिंदी भी अच्छा से नहीं आ रहा, इंग्लिश भी नहीं आ रहा, तो बंगाली में बोल सकता है। या अगर कोई तमिल हो या बंगाली हो तो क्या किया जाता है ना, उसको आप देखोगे ना तो हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है ताकि वो समझ सके। अब आती है ना कि क्या राष्ट्रपति की अनुमति से अन्य भाषा का प्रयोग? बिल्कुल, आप किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलना हो सकता है, वो राष्ट्रपति की अनुमति लेकर बोल सकता है। मतलब ना कि अगर जरूरत पड़े तो अन्य भाषाओं को भी सीमित प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही रिकॉर्ड होती है, ये ध्यान रखना भाई, समझ रहे हो ना।
देखो ये जो है ना अनुच्छेद 120, इस पे काफी डिबेट हुआ है, बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, क्योंकि संविधान में पहले से अंग्रेजों ने 15 वर्षों तक राज किया, समझ रहे हो ना, 200 साल तक राज किया। लेकिन बाद में देखा गया ना, तो काफी टेंशन हुआ हिंदी अंग्रेजी के लेके डिबेट, तो फिर ऐसे करने में बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। लेकिन इस पे चर्चा चली, इस पे चर्चा चली, ठीक है। तो संसद में कौन सी भाषाएं ज्यादा प्रयोग किया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। अनुच्छेद 120, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब है अनुच्छेद 121, क्या कहता है देखो, संसद में चर्चा पे निबंध। देखो अनुच्छेद 121 ये कहता है ना कि संसद में किसी भी, समझना, देखो अनुच्छेद पहले ये समझो। देखो अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 102, फिर अनुच्छेद 105, और फिर आ रहा है अनुच्छेद 121। थोड़ा सा लिंक करते हैं। देखो अनुच्छेद 84 में क्या कहता है, संसद का क्वालिफिकेशन क्या होगा। अनुच्छेद 102 में कहता है कि उसकी डी क्वालिफिकेशन क्या होगी। अनुच्छेद 105 में विशेष अधिकार दिया गया। लेकिन अनुच्छेद 121 में क्या बोला गया, देखो कह रहा है कि संसद में किसी भी न्यायाधीश के कार्य या व्यवहार पे चर्चा नहीं किया जाएगा। आप जानते हो ना कि हमारा जो अनुच्छेद 50 है, क्या बोलता है कि कार्यपालिका कार्यपालिका और जो न्यायपालिका होंगे वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेंगे। मतलब ना कि जज साहब का बिहेवियर कैसा है, कैसे वो सजा सुना रहे हैं, क्या हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी लेके किसी भी तरीका का कोई चर्चा नहीं चलेगा। कहाँ, संसद में, समझ रहे हो ना। मतलब सिंपल कहो कि किसी भी न्यायाधीश के जो भी कार्य व्यवहार होंगे, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होती है ना, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, जो भी उनका जज का बिहेवियर हो, कुछ भी हो, वो संविधान के दायरे में नहीं रखा जाएगा। मतलब अनुच्छेद 121 में यही कहा गया है कि आप इस पे चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ ये भी है, अनुच्छेद उल्टा, संसद का जो भी कार्यवाही होगा वो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा नहीं चलेगा। बात दोनों की बराबर है। देखो अनुच्छेद 122 में कहा गया है कि न्यायालय द्वारा जो भी संसद की कार्रवाई होगी उसकी जांच ना किया जाना। बिल्कुल दोनों की बात बराबर है तब ना। अनुच्छेद 121 क्या कहता है कि भैया जो भी जज लोग सजा कैसे सुना रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या है, लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं, क्या है न है, उनकी चर्चा आप संसद में नहीं कर सकते हो। संसद में किसी भी तरीका का वो चर्चा जज के लेके नहीं होगा। और उसका उल्टा 122 में कहा गया ना कि जो भी संसद की कार्रवाइयां होंगी वो न्यायालय में आप नहीं बोल सकते। जैसे किसी ने किसी को डकैत बोल देता है, तो कभी किसी को देखोगे ना तो चोर चुरहार बोल देता है, या बहुत सारा लैंग्वेज मिसयूज वाले बोले जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसकी कार्रवाई आप न्यायालय में सुनो या उसकी चर्चा होगी, तो नहीं होगी। यहाँ तक सिंपल वर्ड में समझ में आ गया होगा। मतलब ना जो भी प्रश्न उठाए जाएंगे, जांच होंगे, उनका संविधान का कोई उल्लंघन ना हो, ये माना जाएगा। समझ रहे हो ना। मतलब संसद की जो भी कार्रवाई होगा ना वो न्यायालय के दायरे से बाहर, ठीक है। मतलब संसद के अंदर जो भी, जैसे मतदान हो, बहस हो, नियम हो, अनुशासन हो, न्यायालय उसका दखल अंदाजी ना करेगा। और इधर ये नहीं करेगा, उधर वो नहीं करेगा। तो ये अनुच्छेद 121 नहीं 22 में था, ठीक है। तो इसको रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका। हाँ 123 में देखो क्या बोला गया, इसको भी सटले निपटा लेते हैं कि संसद को जो विश्वेषित अध्यादेश होता है ना वो राष्ट्रपति शक्ति होती है। देखो अध्यादेश क्या होता है, आपको सभी पता है कि हमारा अध्यादेश जो होती है वो मैक्सिमम 6 सप्ताह और मतलब मिनिमम 6 सप्ताह और मैक्सिमम 6 महीना तक रह सकता है। ये एक ऐसा बिल होता है, टेम्प्रोरी बिल होता है, जब संसद के दोनों सदन में कोई एक हाउस ना चल रहा हो, जैसे लोकसभा ना चल रहा हो, और उस समय राष्ट्रपति को लग रहा है कि ये बिल हमको लाना चाहिए, किसी अर्जेंट बिल की जरूरत पड़ गया, कानून की जरूरत पड़ गया हो, तो राष्ट्रपति के पास एक पावर दिया गया है कि आप टेम्प्रोरी रूप से कोई बिल लाइए और आप टेम्प्रोरी रूप से काम चलाइए। तो अनुच्छेद 123 में एक बात, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा, फिर हम लोग चलेंगे संघ की न्यायपालिका, उसको अच्छे से कंप्लीट करना है।
देखो अनुच्छेद 101 कहता है कि स्थानों को रिक्त होना। स्थानों का रिक्त होने का मतलब ये कह रहा है कि कोई भी संसद सदस्य दो जगह से अगर चुनाव जीत जाते हैं तो भैया एक जगह आपको सीट खाली करना पड़ेगा, वो भी 15 दिन के अंदर। अनुच्छेद 102 कहता है संसद की डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन क्या होगी, कैसे उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ठीक है। और डिस्क्वालिफिकेशन का देखो अनुच्छेद 84 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 84 में बोला गया है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगा, ठीक है। अनुच्छेद 84 में बोला गया है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, और अनुच्छेद 102 में बोला गया कि उसकी डी क्वालिफिकेशन क्या होगी। आप सपोज दैट कि अनुच्छेद 84 और अनुच्छेद 102 में किसी भी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन में कोई प्रश्न चिन्ह लग जाता है तो ये निर्णय राष्ट्रपति को होगा। ये राय मशवरा किससे ले, सुप्रीम कोर्ट से नहीं, इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। अनुच्छेद 102 तो हो गया। 103 कह रहा है कि सदस्यों के निर्भरता से संबंधित निश्चय, यही कि कोई भी प्रश्न चिन्ह अगर खड़ा हो जाता है 103 में तो हम राष्ट्रपति का निर्णय होगा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से राय मशवरा ले और उनके बारे में चर्चा करें। अनुच्छेद 104 कहता है ना कि जो भी अनुच्छेद 99 के तहत जो भी ओथ लेते हैं ना वो आपको लेना ही पड़ेगा। ये संविधान का रूल है, संविधान का पालन करना होगा। अगर बाई चांस आप नहीं लेते हो तो आप वोट दे दोगे, और अगर आप संसद में कार्यवाही में बैठते हो, अगर आप पकड़े गए तो आपको 500 रुपया पेनल्टी लगेगा। आपकी योग्यता पे भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है, आपके ये जो है ना डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। ये बोला गया, मतलब आपको लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अनुच्छेद 105 कहता है ना कि संसद के जो भी कार्रवाइयाँ होती है उसमें विशेष अधिकार दिया गया उनको, मतलब आप माई बहन कीजिए, जो करना है कीजिए, चलेगा। सिंपल भाषा में ये समझो कि जो भी सांसद वगैरह होती है ना, लोकसभा राज्यसभा में आप देखे होंगे पूरा अपने में माई बहन करते हैं, जो मन में आता है करते हैं। उनकी उससे आप कोई केस मुकदमा नहीं कर सकते हो, ना कोई आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, बिल्कुल। अनुच्छेद 106 बोल रहा है भर भर के आप सैलरी लीजिए, वेतन लीजिए, ठीक है। अनुच्छेद 108 कह रहा ना कि कुछ परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रक्रिया, जैसे क्या होती है कि कभी कभी क्या होती है ना कि मान लो कोई बिल लाया लोकसभा में, और बिल लोकसभा से पास हो गया, जैसे ही राज्यसभा गया, राज्यसभा ने उसको बोला भैया मैं तो पास नहीं करूंगा, मैं रिजेक्ट कर दूंगा। और बिल काफी देश हित के लिए है, मतलब लोकसभा को लग रहा है कि मैं इस बिल को किसी भी तरीका से पास करा दूं, तो राष्ट्रपति महोदय जी ऐसे केस में दोनों को समन्वय बनाते हैं और संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। देखो बुलाने का काम राष्ट्रपति को है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, कौन करेगा। लोकसभा में करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में करेंगे सभापति। अगर दोनों अनुपस्थित हो तो फिर उसके अनुसार जो जो पैनल में नाम होंगे उनके अनुसार किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 109 कहता है ना कि धन विधेयक के संबंधित विशेष प्रक्रिया, मतलब ये है कि धन विधेयक का एक विशेष प्रक्रिया है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राष्ट्रपति इस पे कोई बिल को रोक नहीं सकता। फिर है अगर राज्यसभा में ये बिल गया तो 14 दिन से ज़्यादा रोक नहीं सकता। राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, सुझाव दे सकता है, और सुझाव दे सकता है, बस रिजेक्ट नहीं कर सकता। अनुच्छेद 110 जो है ना वो धन विधेयक की परिभाषा ही दे दिया गया, बोला धन विधेयक कौन होगा। तो मोस्टली धन विधेयक जानते हो कौन होता है, धन विधेयक वो होती है जैसे मनी बिल में आप देखोगे तो टैक्सेशन वाली होती है, सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है, कहाँ से कौन सा लोन लिया है, क्या खर्च करना है, ये सब मामला जो होते हैं ना वो सरकार का बिल होती है, वो मनी बिल कहलाता है। फिर कह रहा है 111 विधेयक का अनुमति। देखो ये राष्ट्रपति को पूरा पावर देता है कि कोई भी विधेयक को हम कब रोकें, कब पास करें और कब कोई निर्णय ना लें। तो ये अनुच्छेद 111 के तहत दिया गया। आपको पता है कि अनुच्छेद 200 और 201 के तहत भी ये पावर राष्ट्रपति को दिया गया। 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को कोई बिल भेजते हैं, और 201 के तहत राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेते हैं, और 101 के तहत वीटो पावर लगाया जाता है। 112 में कहा गया कि वार्षिक वित्तीय विवरण होगा। कोई भी सरकार क्या करेगी, एक साल में जो भी लेखा जोखा होगा उसकी पूरा खजाना तैयार करती है कि हमें एजुकेशन पे कितना खर्च करना है, रोड ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च करना है, डिफेंस पे कितना खर्च करना है, ये सब वगैरह वगैरह। 113 में कहा गया कि संसद प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, मान लो कि बजट तैयार हुआ, हर
हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री के पास पैसा अलॉट कर दिया गया है। तो आप पैसा निकालोगे कैसे? तो 114 के तहत विनियोग विधेयक के तहत आप ऐसा फंडिंग करा सकते हो, मतलब निकाल सकते हो। मान लो आपको पैसा मिल भी गया, आपने पैसा खर्च भी कर दिया, तो अनुच्छेद 115 कहता है ना कि भैया हमको तो बजट के अनुसार इतना ही पैसा मिला था, खर्च तो इतना हो गया, तो हमें और पैसा चाहिए। तो अनुच्छेद 115 उनको सपोर्ट करता है। अनुच्छेद 116 कहता है ना कि मान लो बजट होने में 2 महीना देरी है और सरकार को 2 महीना पहले पैसा की जरूरत पड़ गई। मान लो फरवरी में बजट तैयार करना है और दिसंबर में ही सरकार को पैसा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे सरकार को पैसा में पेंशन देना है, सैलरी देना है, या और भी बहुत सारे आपदा आ गया, या कोई बहुत बड़ा युद्ध हो गया, तो भाई पैसा कहाँ से लाओगे? तो सरकार के पास ऑप्शन होती है, लेखा अनुदान अनुदान के तहत वो पैसा निकाल के फिर से बजट के तहत वो मेंशन किया जाता है। ठीक है। 117 में कहा है वित्त विधेयक के विशेष उपबंध, वही वही ना, वही बोला गया कि हर हर मतलब हर मनी बिल वित्त विधेयक नहीं हो सकते हैं। इनके लिए विशेष उपबंध है कि राष्ट्रपति इस पे निर्णय ले कि कौन बिल विधेयक है, कौन मतलब मनी बिल है और कौन नहीं। ये राष्ट्रपति के पास उतनी पावर दिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 118 कहता है कि प्रक्रिया के नियम ये होगा, जैसे आप देखते हो कि राज्यसभा लोकसभा में कार्यवाही चलती है, तो कार्यवाही चलाने में पैसा कितना खर्च होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग, मीडिया, ये वो दिस दैट, बहुत सारे पैसे खर्चे होती है। आप हर में से सुनते रहते हो ना कि एक दिन का खर्च लगभग कि 8 लाख 10 लाख रुपया खर्च पड़ जाती है एक चीज को मतलब चलाने में संसद को। तो ये सब जो भी नियम प्रक्रिया है ना, वो 118 के तहत संसद बनाती है। पूरा पावर दिया गया है। राज्यसभा अपना रूल और नियम बनाती है और लोकसभा अपना रूल और नियम बनाती है। 119 के तहत कह रहा है कि जो भी रूल और नियम बनेगी ना, उसकी पैसा की अगर जरूरत पड़ेगा तो वित्तीय सहायता उसको मिलेगा और राष्ट्रपति इसको परमिशन देगा। अगर कोई जॉब की जरूरत पड़ेगी, जैसे कोई एम्प्लॉय की जरूरत पड़ गया ये काम करने के लिए, तो अपना रिक्वायरमेंट भी निकाल सकती है। ठीक है, या फुलफिल कर सकती है। अनुच्छेद 120 में कहा गया ना कि जो भी संसद में कार्रवाइयाँ चलेगी उनकी भाषाएं क्या होगी। तो देखो भाषाएं दो ही है, हिंदी और इंग्लिश की प्रयोग किया जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी इंग्लिश को नहीं बोल पाते हैं, तो वो रीजनल लैंग्वेज बोल सकते हैं, लेकिन उनको परमिशन लेना पड़ता है राष्ट्रपति से या लोकसभा अध्यक्ष से या सभापति महोदय से। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि जो भी कार्रवाइयाँ होगी वो ट्रांसलेट किया जाएगा उसको हिंदी में या इंग्लिश में। ठीक है। मोस्टली आप देखोगे ना तो राहुल गांधी जी मोस्टली हिंदी और इंग्लिश में ही बोलते हैं। ऐसे हिंदी इंग्लिश ही बोलना पड़ता है। ये हमारी मातृभाषा के अनुसार बोला गया है कि जो भी कार्रवाइयाँ होगी वो हिंदी और इंग्लिश में होगी। अनुच्छेद 121 में कहा गया है संसद में चर्चा पर निर्बंध, मतलब ना ये कहा गया है कि संसद में कोई भी चर्चा का निर्बंध होगा, मतलब ना बिहेवियर होगा किसी भी तरीका का, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, या मतलब कहीं पे भी आप नहीं जा सकते हो। मतलब इनका जो भी बिहेवियर होगा ना संसद में, वो सब इग्नोर किया जाएगा। संसद में या हाई कोर्ट में ये सब आप आचरण नहीं लगा सकते। सीधा मतलब ये है ना कि संसद में जो चर्चा होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट वाले जो भी न्यायाधीश वगैरह होते हैं, उनकी बातें की चर्चा यहाँ नहीं की जाएगी। फिर है 122 में उसी का उल्टा कह रहा है ना कि अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट का चर्चा संसद में नहीं होगा, उसी तरीका से संसद का चर्चा सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। तो ये अनुच्छेद 122 में। अनुच्छेद 123 में कह रहा है कि संसद में विस्तृत अध्यादेश प्रखारित करने का राष्ट्रपति को शक्ति है। मतलब ना ये कहा गया है कि अगर मान लो कि देश में